हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान, तू मत घबरा इन परेशानियों से। ऐ नादान, तू मत घबरा इन परेशानियों से। ये तो बस पल भर के ही मेहमान हुआ करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, खम्मा घणी दोस्तों। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नीट में प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके सराउंडिंग जो कॉन्सेप्ट होगा हम लोग वो भी रिवाइज कर लिया करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग का पूरा चैप्टर एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। चलो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एलयू इज इतना। तो देखो कोई भी एटम का सिंबल होता है तो एटम के सिंबल के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर हम लोग लिखते हैं मास नंबर। तो इसका मतलब इस एलयू का एटॉमिक नंबर कितना है, इस एलयू का एटॉमिक नंबर है मेरा 71 और मास नंबर कितना है, मास नंबर है 175। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है और इलेक्ट्रॉन कितना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मेरा किसके बराबर होता है, ये मेरा बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तो 71 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा मेरा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर मतलब क्या हो गया, मेरा मास नंबर मेरा दे रखा है 175 और एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 71। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते तो ये लगभग लगभग आ जाएगा मेरा 104। तो यहाँ पे हमें कौन सा रेशियो पूछा है, हमें पहले बताना है प्रोटॉन, फिर बताना है न्यूट्रॉन और फिर बताना है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन मेरा कितना हो जाएगा 71, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 104 और इलेक्ट्रॉन मेरा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मेरा हो जाएगा वापस से 71। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 71, 104 और 71। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है मेरा, अच्छा बेटा जब आप लोग क्वेश्चन देखते हो ना तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को पॉज करके ना एक बार खुद से अटेम्प्ट किया करो, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो और फिर आगे उसका डिस्कशन सुनो। चलो तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ तो। एकदम सही कहा आपने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है वो एलिमेंट्स जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। तो देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। तो H+ में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, H+1 में हो जाएगा मेरा 1 - 1 0 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो Li+ मतलब 2 में से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का होता है 11। तो सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, Na+ मतलब 11 - 1 तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। तो 12 में से Mg2+ में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, Mg2+ में मेरा 12 - 1 12 - 2 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पर भी मेरा बचा 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बेरिलियम 2+। तो बेरिलियम मेरा एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम और बेरिलियम। तो बेरिलियम मतलब 4। तो बेरिलियम 2+ में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बेरिलियम 2+ में मेरा हो गया 4 - 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक किससे होगा मेरा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये जो मैंने लिथियम वाला बताया, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, लिथियम में तो 3 एटॉमिक नंबर 3 है ना। तो ये 3 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा लगभग लगभग 2। तो ये 2 और 2 सेम हो गया, तो मतलब ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मेरा, Li+ के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये मेरे से बोल रहा है, चलो ये सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो चलो फटाफट हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं और हमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब अभी हमने देखा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स तो CO,
CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। मतलब कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही Cn माइनस। Cn माइनस मतलब क्या हुआ? एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है और एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आया तो +1। तो ये मेरा कितना हो गया? 6 + 7 + 1, ये भी आ गया मेरा 14 इलेक्ट्रॉन। अगला ऑप्शन है मेरा NO+। तो NO+ मतलब क्या हुआ? एक नाइट्रोजन है मेरे पास, एक ऑक्सीजन है, और एक प्लस चार्ज है। एक प्लस चार्ज मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन उससे हमने बाहर निकाल दिया। तो फिर से देखते हैं, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो ये भी हम लोग जब करके देखेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन आ गया ये भी। फिर इसका लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? C2 2-। C2 2- में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? C2 2- मतलब क्या हुआ बेटा? एक कार्बन, एक और कार्बन, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है। प्लस 2 नेगेटिव चार्ज मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। तो इस कार्बन में 6, इस कार्बन में 6 और +2, तो ये ऐड करने पे कितना आ गया मेरा? ये ऐड करने पे आ गया मेरा 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पहला ऑप्शन, ये चारों के चारों क्या है? सेम है। तो ये एकदम मेरा सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन ही मेरा क्या आ गया? सही आ गया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, देखा जाए एक बार। चलो क्वेश्चन पढ़ लो तो आप लोग एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है द आयन, ये भी हमें क्या बताना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? एकदम के एकदम सेम हो। तो CO का काउंट कर लेते। CO मतलब कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा मेरे पास? कार्बन में मेरे पास 6 है। ऑक्सीजन में मेरे पास कितना है? 8 है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 और 8, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर ऐसे ही Cn- अगर देखें तो Cn- मतलब कार्बन है, नाइट्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर रखा है। तो कार्बन में कितना हो गया मेरा? 6। नाइट्रोजन में कितना हो गया मेरा? 7। और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, मतलब ये भी कितना हो गया? +1। तो ये मेरा कितना हो गया? ये मेरा हो गया 14। ऐसी N2+। सोचो, एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है। तो 7 × 2, तो N2 में कितना हो जाएगा? 14। लेकिन प्लस है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकाल रखा है। तो 14 माइनस से कितना? 13 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही O2- में सोचो, अगर हम लोग O2- पे आएंगे तो O2 मतलब क्या हो गया मेरा? O2 मतलब हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? सोचो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सॉरी, O2- नहीं है, O2- है। क्या है ये मेरा? O2-। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसने 2 गेन कर रखा, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही सोचो, N2- मतलब क्या हो गया? N2- मतलब क्या हुआ? N2- मतलब क्या हुआ? 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में कितना? 2 × 7 14 इलेक्ट्रॉन, और उसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो मेरा CO में कितना था? 14 इलेक्ट्रॉन था। इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? Cn- होगा। बेसिकली हमें बाकी चारों चेक करने का जरूरत नहीं था, चारों तो बस मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमसे कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है नॉट। तो जहां भी आपको ऐसा दिखे नॉट, कई बार लोग क्या करते हैं, नॉट को नहीं पढ़ते हैं और जो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा उसको टिक कर देंगे। तो जहां भी आपको दिखे ना वर्ड, उसको अंडरलाइन कर दो, नॉट अंडरलाइन कर लो या उस पर गोला बना दो, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको वो जो गलत जवाब है वो देना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलो देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा थैलियम। अब दिक्कत क्या होता है कि थैलियम का बहुत लोगों को एटॉमिक नंबर नहीं मालूम होता है, तो थैलियम को हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं। फिर मेरा दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है।
अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 11, लेकिन इसमें +1 भी है, +1 मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा O2 माइनस जो कि क्वेश्चन में पूछा है, O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, तो O2 माइनस। ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, तो ऑक्सीजन में 8, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मेरा तीसरा ऑप्शन है N3 माइनस। N3 माइनस मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसमें 3 माइनस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो +3 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया मेरा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही F-1, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है, तो ये 9 हो गया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो ये कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेट करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो O2 माइनस जो है, सोडियम भी क्या है सेम इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन भी क्या है सेम इलेक्ट्रॉन है, और F-1 में भी क्या है सेम इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा ना जो कि नहीं हो सकता है, B C D तो सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो एक ही ऑप्शन बचा, मतलब A। ऐसे भी जो हमारा थैलियम होता है, थैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81, तो थैलियम +1 मतलब क्या हो गया मेरा 81 में से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, लूज करवा दे, तो -1 करेंगे तो ये 80 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखो, अब कई लोग समझेंगे कि सर अब हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। नहीं बेटा, हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। माना थैलियम नहीं पता है, पर सोडियम फ्लोरीन और नाइट्रोजन तो पता है ना हमें, तो सोडियम फ्लोरीन और नाइट्रोजन को करेंगे सॉल्व, और उससे हमारा आंसर आने लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलियम हो जाएगा, टिक कर दिया हम लोगों ने। चलो ये क्वेश्चन बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, आ जाओ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन फॉल्स इन द विजिबल रेंज। ये तो यार बहुत ही सिंपल है ना, हम लोगों ने 5 टाइप का रेंज पढ़ा है, एक होता है लाइमन, एक होता है बामर, लाइमन बामर, फिर क्या होता है पास्चन, फिर होता है मेरा ब्रैकेट, और फिर मेरा होता है पी फंड। किसी किसी कोचिंग में हम्फ्री के बारे में बताया जाता है, तो एक अगला हम्फ्री भी हम लोग जोड़ लेते हैं, हालांकि हम्फ्री से सवाल आया नहीं आज तक, आने का चांस भी बहुत कम है। तो याद है लाइमन के लिए एन का वैल्यू क्या होता है 1 से ट्रांजिशन होता है लाइमन में, बामर में 2 से ट्रांजिशन होता है, पास्चन में 3 से होता है, ब्रैकेट में 4 से होता है, पी फंड में 5 से होता है, और हम्फ्री में 6 से होता है। लाइमन कौन से रीजन में लाई करता है, अब तुम सोचो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगा, लाइमन में होगा ना, क्योंकि लाइमन 1 से जा रहा है ऊपर, बामर कहाँ से आ रहा है थोड़ा 2 से आ रहा है, तो बामर में एनर्जी गैप कम हो गया, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर लाइमन में है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वेव भी किस में मिलेगा, लाइमन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लाइमन में जो हमारा वेव होता है, लाइमन में हमारा वेव आता है अल्ट्रा वॉयलेट रेंज में। बामर में किस में आता है जल्दी से बता दो तो, बामर में आता है मेरा विजिबल लाइट के रेंज में। पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री में, ये सब में मेरा आता है इंफ्रारेड रीजन में। तो चलो अब सवाल देखते हैं, सवाल हमसे क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है विजिबल रेंज में कौन सा आएगा, तो विजिबल रेंज में मेरा कौन सा आता है बामर आता है, तो विजिबल रेंज में बामर आता है, तो बामर मेरा सही आंसर। आगे बढ़े, चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल 2014 में आया था। अच्छा, आप लोग देख रहे हो एग्जाम में कितना सिंपल सवाल आता है, एग्जाम में जनरली सिंपल ही सवाल आता है, तो आप लोग को कभी एकदम भी डरने का ज़रूरत नहीं है। आपके मॉड्यूल में हो सकता है डिफिकल्ट सवालों, पर एग्जाम में सवाल सिंपल ही आते हैं। तो चलो फटाफट बता दो तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स। अच्छा, एनर्जी निकालना, सिंपल सा फॉर्मूला हमें मालूम है। देखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो पहले गिवन लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखा है 45 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 45 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब यहाँ पे h का वैल्यू हमें दे रखा है, h क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ऐसा यूनिट में दे रखा है। c का वैल्यू हमें मालूम है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमें पूछ रहा है एनर्जी, तो एनर्जी मेरा क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू एफ, एच इंटू फ्रिक्वेंसी होता है, या तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो चलो अब एच सी बाई लैम्डा इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं।
तो एच सी बाई लैम्डा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा हमें 45 इंटू 10⁻⁹ तो पहले 10 के पावर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 के पावर को अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ पे तो ये 10⁻⁻9 जब ऊपर जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 10⁻8 + 9 कितना होता है 17 और -34 के साथ जब ये आएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10⁻⁻17। इतना तक हम लोग पहुंचे। अब हम लोग रफ कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा रफ। जैसे कभी कभी क्या होता है इस टाइप का सवाल हो ना, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो हमारे क्या है पास पास नहीं है ना, ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है। जैसे यहाँ 10⁻15 है तो यहाँ 10⁻11 है, यहाँ 10⁻−18 और यहाँ 10⁻−15 है। तो ऑप्शन क्या है बहुत दूर दूर है ना। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो हम लोग रफ कैलकुलेशन करके अपना काम चला सकते हैं। तो चलो एक बार रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरा 3 है, 3 से 45 कितनी बार में जाएगा 15 बार में जाएगा। अब 15 और 6.6 है, दोनों 3 की टेबल में कटेगा, 3 में ये लगभग लगभग 2.2 के बार में आएगा और ये कितनी बार में आएगा ये 5 के बार में आएगा। अब 2.2/5 है, तुम सोचो 2.5/5 कितना होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, मतलब 0.5 होगा। अब ये वैल्यू 2.2 है, ये 2.5 से क्या है थोड़ा सा कम है ना, हाँ तो इसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए 0.5 से एकदम थोड़ा सा कम। तो ये अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके मेरा कितना आ जाएगा, हो सकता है लगभग लगभग 0.45 इंटू 10⁻⁻17 के आसपास आ जाए। देखो आप लोग को कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आ रहा है। हम लोग बस क्या कर रहे हैं थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं। अच्छा ऑप्शन में एक ही डेसिमल प्लेस तक है तो ये मेरा कितना आ जाएगा लगभग लगभग 4.5 इंटू 10⁻⁻18 के आसपास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 18 जूल्स, बोलो एकदम सही। तो देखते हैं 10⁻⁻18 के ऑर्डर में हमारा कौन सा आंसर है। ये मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, आगे बढ़े। तो ये आपको समझ में आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली समझना था कि हम लोग रफ कैलकुलेशन कैसे करें। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं आप लोग रफ कैलकुलेशन करके आंसर तक बहुत जल्दी ही पहुंच सकते हो। चलो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी 4.42 इंटू 10⁻⁻18 मीटर। आ जाओ अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है मेरा, चलो क्वेश्चन पढ़ो वापस से। ये नीट 2013 में आया हुआ सवाल है। प्लैंक्स कांस्टेंट है मेरा दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वेवलेंथ का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग वेवलेंथ का वैल्यू क्या आएगा। तो दिया हुआ क्या है एच का वैल्यू हमें दे रखा है, हमें और क्या दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है नैनोमीटर पर सेकंड में। अब नैनोमीटर पर सेकंड में तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे ना हम लोग। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना दे रखा है हमें 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻17 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6 इंटू 10⁻, +15 पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी को आप लोग के बुक में म्यू से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है वेवलेंथ निकालना है। तो सिंपल सा बात है वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना होता है बताओ सोच के। देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी होता है। तो ये कितना हो जाएगा v/f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है मेरा 1/f होता है। तो बस सिंपल v/f हो जाएगा। बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट का तो कहीं यहाँ पे यूज ही नहीं पड़ा। तो वैल्यू डालो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी किस में डालना है हमें, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है 6 इंटू 10⁻15। अच्छा यहाँ पे वेवलेंथ ध्यान रखना, वेवलेंथ आपको किस में निकालना है नैनोमीटर में निकालना है। हमने यहाँ पे सब कुछ किस में डाला है SI यूनिट में डाला है ना। तो वेवलेंथ हमारा किस में आएगा
मीटर में आएगा। अब तुम सोचो, अगर वेवलेंथ आपको डायरेक्टली ही अगर उसमें निकालना हो, मीटर में निकालना हो, तो नैनोमीटर में निकालना हो, तो क्यों ना हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखा है नैनोमीटर में ही ले। मीटर पर सेकंड में तो कुछ कन्वर्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर हमें किस में निकालना है, नैनोमीटर में निकालना है। तो ये हम लोग 3 × 10⁻18 के बदले 3 × 10⁻17 कर देते हैं, या 3 × 10⁻17 कर दो, या इसको 10⁻9 कर दोगे, तो ये आंसर मीटर के बदले किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो सिंपल ही है, इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये 8 और 9 कितना हो जाएगा, 10⁻17 हो जाएगा, और 15 से करेंगे तो ये ऊपर मेरा 10⁻2 आ जाएगा। तो 10⁻2 मतलब 100 हो गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 100/2 मतलब 50 नैनोमीटर। तो देखिए, तो अपना ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए अपना मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये नीट कर्नाटक बोर्ड में आया था, तो 2013 का सवाल है। चलो देखो तो एक बार ये क्वेश्चन। According to law of photochemical equivalence, the energy absorbed in अर्ग per mole is given as H का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, C का वैल्यू दे रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करते कि अर्ग क्या होता है। ये अर्ग क्या होता है, बेसिकली ये जो अर्ग होता है ये CGS यूनिट है, किसका, एनर्जी का। किसका CGS यूनिट है ये, एनर्जी का CGS यूनिट होता है। अब अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक अर्ग में हमारा होता है 10⁻⁻7 जूल। कितना होता है हमारा यहाँ पे ये आपको देखने में दिक्कत हो सकता है शायद तक से, तो मैं इसे लाइन को मिटा देता हूँ। ये मेरा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 जूल। हालांकि यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एनर्जी भी किस में निकालना है, अर्ग पर मोल में निकालना है। तो बताओ एनर्जी मेरा कितना होता है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे यूनिट क्या दे रखा है, यहाँ पे यूनिट हमें दे रखा है पर मोल। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी में hc/λ, यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका होता है, एक मोल का होता है कि एक का होता है, एक पीस का होता है। तो अगर एक मोल का निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे कि नहीं करेंगे। जहाँ पे एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू मेरा क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत, तो h का वैल्यू हम लोग डालते हैं, h का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 6.62 इंटू 10⁻⁻27। तो 6.62 इंटू 10⁻⁻27। फिर मेरा यहाँ पे C का वैल्यू कितना दे रखा है, C का वैल्यू दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। C का वैल्यू कितना दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो 3 इंटू 10⁻, कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो CGS में आंसर निकालना, सब कुछ किस में होना चाहिए, CGS में ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब और क्या दे रखा है हमें, लैम्डा का वैल्यू नहीं दे रखा है, लैम्डा का वैल्यू हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, लैम्डा के टर्म्स में आंसर निकालना है। बाई लैम्डा इंटू एन ए कितना हो जाएगा मेरा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये मेरा 10 कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻27 प्लस 10 और प्लस 23, ये 33 - 27 कितना आ जाएगा, ये लगभग इंटू समथिंग आएगा। ये मेरा आ जाएगा 10 कितना, ये मेरा आ जाएगा 10⁻23 और 10 कितना होता है, 33 में से 27 घटाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा 10⁻6 इंटू, यहाँ पे इंटू में क्या बचा, 6.6 इंटू 3 इंटू 6.022। तो 6 इंटू 3 कितना होता है, लगभग 18 होता है। अब 18 में से सोचो, अगर हम लोग 6.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करो, 18 इंटू 6 कर लो और 18 इंटू 7 कर लो। 18 इंटू 6 और 18 इंटू 7 के बीच का ही कोई वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, सोचो। तो 18 इंटू 6 जब हम लोग करते हैं तो 18 इंटू 6 मेरा कितना आता है, 18 इंटू 6 मेरा आ जाएगा 90, और 90 में से 18 जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा, 108। और 18 इंटू 7 मेरा कितना आता है, ये आ जाएगा मेरा लगभग 116, 126। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जाना है हमें। तो 108 में से हम लोग क्या करेंगे, 9 कदम आगे और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। बेसिकली 18 में से मल्टीप्लाई करे थे ना, तो 9 कदम आगे बढ़ जाते, तो आधा कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो 108 में 9 कदम आगे बढ़ दो, ये लगभग आ जाएगा मेरा 100
119 के आसपास। आपको रफ कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? और डिवीजन बाय लैम्डा तो था ही, तो बाई लैम्डा। अब देखते हैं इसके क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में कौन सा आंसर हमारा आता है। तो मेरा कितना है 10⁻6 इंटू 119। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.1 के टर्म्स में, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1.19 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा। तो मेरा आंसर किस में आया 10⁸ के टर्म्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1.19 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है हमारा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? देखो आप लोग अब कैलकुलेशन एक्यूरेटली मत करने लग जाना, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना, ऑप्शन क्या है, बहुत दूर दूर है कि नहीं। एक 10⁸8, एक 10⁵, एक 10⁻16, दूसरे में भी 10⁻16 है, तो 2.8 है और 1.19 है। दूर दूर वैल्यू है ना। अगर पास पास वैल्यू होता तब हम लोग को एक्यूरेट कैलकुलेशन करना होता, पर चूंकि दूर दूर है तो हम लोग एक रफ कैलकुलेशन करके आंसर तक फटाफट पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करो, हमेशा रफ कैलकुलेशन करो। रफ कैलकुलेशन करने में आपका सर दर्द नहीं होगा। कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करने लग जाते हैं और इसमें उन्हें दिक्कत होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो आप लोग एक बार। द एनर्जी इज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन दे रखा है, दो रेडिएशन का हमें एनर्जी दे रखा है और उसके वेवलेंथ के बारे में हमारा रिलेशन पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है, हमें दिया हुआ क्या है, E1 इज इक्वल टू दे रखा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 दे रखा है हमें 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही सोचो, यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा मेरा, E1 इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा 1 और E2 क्या हो जाएगा मेरा Hc बाई लैम्डा 2, क्योंकि H तो मेरा कांस्टेंट है, H थोड़ी ना चेंज हो जाएगा अलग अलग रे के लिए। ऐसे ही C मेरा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, Hc कट गया। तो यहाँ पे जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। और E1 बाई E2 कितना दे रखा है हमें, ये 25/50 दे रखा है, मतलब ये कितना आ जाएगा मेरा 1/2। तो यहाँ से मेरा जो लैम्डा 1 आ जाएगा, लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। कोई ऑप्शन है क्या? एकदम है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, अगर ध्यान दो तो, अगर थोड़ा सा, कि मेरा एनर्जीज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होगा कि नहीं होगा। तो E1 बाई, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 निकालना था। तो बेसिकली लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या हो जाएगा आपका, E2 बाई E1 हो जाएगा। और E2 और E1 का वैल्यू हमें दे रखा है, बस वैल्यू डालेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक और सवाल हमारा, चलो ये सवाल सॉल्व करो तो। फिर से एक बच्चा वाला सवाल आ गया। ये सब एकदम ही सिंपल सवाल आते हैं एग्जाम में, आप अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट सवाल नहीं आता है। तो अगर आपको कोई बोले कि बहुत डिफिकल्ट सवाल आ रहा है तो ऐसा नहीं समझना है, सवाल आसान ही आते हैं एग्जाम में। एच का वैल्यू कितना दे रखा, 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, ऐसा यूनिट में दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है हमें कितना, 3 इंटू 10⁻। बेसिकली ये दोनों वैल्यू तो हमें मालूम था, ये दोनों वैल्यू नहीं भी दिया रहता तब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ना। तो विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ हमें किस में निकालना है, वेवलेंथ निकालना है इन यूनिट्स ऑफ नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी। और हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें, 8 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। चलो देखते हैं नैनोमीटर मतलब क्या हुआ। तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है हमारा, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो लैम्डा निकाल लेते, तो लैम्डा मेरा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Hc बाई म्यू या फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत, ये तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम ही है। लैम्डा कितना होता है मेरा
सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई एफ नहीं होता है, सॉरी, लैम्डा मेरा होता है सी बाई एफ। लैम्डा क्या होता है मेरा? सी बाई एफ। तो यहाँ पे एच का तो कोई काम ही नहीं है। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो वो इन्फॉर्मेशन देख के ना आपको घबराना नहीं है कि आंसर क्या आएगा, एच का क्या यूज़ करें। एच का बेसिकली कोई भी यूज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एच दिख रहा है तो क्वेश्चन में एच लगा के हम लोग सॉल्व करने लग गए हैं। तो ये सी इंटू एफ आएगा। सी मेरा कितना है? सी है मेरा 3 × 10⁻⁸ और फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है? 8 × 10⁻15। अब ये सोचो, ये यूनिट मेरा क्या आएगा? सी भी हमने किस में ले रखा है? सी को भी हमने ले रखा है एसआई यूनिट्स में। सी किस में ले रखा है? एसआई यूनिट्स में। फ्रीक्वेंसी भी किस में ले रखा है? एसआई यूनिट में। तो लैम्डा भी किस में आएगा मेरा? एसआई यूनिट्स में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे जो मेरा यूनिट होगा ये क्या होगा? मीटर। अब इसको हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ले तो नैनोमीटर में ये कितना हो जाएगा मेरा? 3 × 10⁸ बाई 8 × 10⁻15 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर होगा कि नहीं होगा? तो चलो कैलकुलेशन करने के पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मेरा क्या क्या है? ऑप्शन फिर से मेरा दूर दूर है। एक 10⁻−25, एक 10⁻−18, एक 10⁻7 और एक 10⁻1। तो चूंकि ऑप्शन मेरा दूर दूर है तो हम लोग रफ कैलकुलेशन कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। बिल्कुल सही, हम लोग रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये पहले 10 का पावर काट लेते हैं। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻²। अब सोचो 3 को 8 से काटेंगे तो 3/9 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा कुछ? 3/9 मेरा कितना होता है? 1/3। और ये मेरा कितना होता है? 0.33। अब ये जो 3/8 है, 3/9 से क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा कि नहीं होगा? अब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको हम लोग कुछ लगभग लगभग 0.4 इंटू 10⁻2 मान लेते। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻1 नैनोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? अब देख लेते हैं इसके आसपास हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो 4 इंटू 10⁻1, 10⁻1 में एक ही ऑप्शन है ना। अगर कोई और ऑप्शन होता तो हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते, पर कोई और ऑप्शन है ही नहीं। मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 4 इंटू 10⁻1। मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन करो तो एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोग से होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी दे रखा है और वेवलेंथ पूछा है। बहुत ही बच्चा वाला सवाल है ये, क्या सवाल पूछ लेते हैं यार। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एच एफ होता है या दिस इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है? तो हमें एनर्जी कितना दे रखा है भाई? एनर्जी दे रखा है हमें 3.03 इंटू 10⁻−19। एच का वैल्यू क्या होता है? 6.6 इंटू 10⁻−34। सी का वैल्यू क्या होता है भैया? सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ और बाई लैम्डा। अब लैम्डा नैनोमीटर में निकालना है। अब फिर से देखो यहाँ पे ऑप्शन पास पास है कि ऑप्शन दूर दूर है। एक 65 के ऑर्डर में, एक 6 के ऑर्डर में, एक 656 के ऑर्डर में, एक 3.4। ऑप्शन दूर दूर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर से हम लोग रफ कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पे जो चीज़ समझना होता है ना, यहाँ पे समझना होता है हमें कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन कैसे हम लोग फटाफट करें। ठीक है, तो कोई ट्रिक नहीं है, बस रफ कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये लैम्डा कितना आ जाएगा मेरा? 6.6 इंटू 3/3.03। और 10 का पावर का बात करें तो 10⁻−34 इंटू 10⁻8 और बाई 10⁻−19। तो 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। और 10⁻19 और 8 कितना हो जाएगा मेरा? 10 ये हो जाएगा 20 और 10⁻27 और 10⁻27 और 34 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻−6 मीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। और मीटर को अगर हम लोग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? इंटू 10⁻9 करेंगे नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो खैर नैनोमीटर में बाद में कन्वर्ट करते, पहले लैम्डा ये 3 कट गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻6 मीटर। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 कितना हो गया ये? 10⁻6 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻3 नैनोमीटर। मतलब ये कुछ 6 और आगे 2 टर्म और आएगा, कुछ भी मान लो, 0 0 ही मान लो। इतना नैनोमीटर मेरा आंसर आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 656 यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन गलत कर लिया है क्या?
यहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन हमारा मैच करता हुआ दिख नहीं रहा है। चलो एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करते हैं हम लोग। तो एनर्जी कितना दे रखा था, 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻34 हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा 10⁸ हो गया है। तो अगर कैलकुलेशन में हम लोग चेक करें तो मेरा यहाँ पे कितना दे रखा था, 10⁸ और 10⁻, अच्छा 10⁻−19 प्लस 8 करेंगे तो 10⁻27, एकदम सही बात है। 10⁻−27 और -34 करेंगे तो 10⁻−6 नहीं आएगा, ये मेरा आएगा 10⁻−7। कितना आएगा, 10⁻−7। यहाँ पे हमने गलत किया था। 10⁻−7 मतलब यहाँ पे कितना, 10⁻−7 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻2। मतलब ये मेरा आंसर 660 के आसपास कुछ आना चाहिए। 660 के आसपास मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो तो आज हम लोगों ने टोटल कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, आज हम लोगों ने लगभग लगभग डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा चलो एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं, एकदम ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, एक लास्ट सवाल है ये आज का। ये 1996 में आया हुआ सवाल है, उस समय AIPMT के नाम से एग्जाम होता था। हाँ चलो ये बताओ तो ये क्या बोल रहा है हमसे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का बात कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या बात कर रहा है, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। तो बामर मतलब क्या होता है हमारा, बामर मतलब होता है n इज इक्वल टू 2 से ट्रांजिशन हो रहा है। अब सोचो यहाँ पे क्या दे रखा है, लैम्डा क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है। अब सोचो अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मेरी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, C/F होता है कि नहीं होता है। मतलब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या है, मिनिमम है, ठीक है। मतलब हमें किसका वेवलेंथ पूछ रहा है, मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन का वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, तो सोचो ट्रांजिशन मेरा क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 से हो रहा है। तो ट्रांजिशन मेरा 2 से 3 पे हो सकता है, 2 से 4 पे हो सकता है, 2 से 5 पे हो सकता है, 2 से 6 पे भी हो सकता है। अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं अगर, तो ये मेरा n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ऐसे बहुत सारा होगा। तो मेरा 2 से यहाँ भी जा सकता है, 2 से मेरा इधर भी आ सकता है, या फिर मेरा 2 से इधर भी जा सकता है। तो बताओ मिनिमम एनर्जी कहाँ होगी, 2 से 3 में मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा। तो मिनिमम ट्रांजिशन मेरा कहाँ से हो गया, मिनिमम ट्रांजिशन मेरा फॉर मिनिमम एनर्जी, ये मेरा मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3, यही हुआ ना। तो बताओ इस रेंज में मैं जो मेरा एनर्जी निकलेगा डेल्टा, ये मेरा क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2। और मेरा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो तो। एनर्जी का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरा -RH इंटू Z²/n², ठीक है। चलो अब फिर से एक बार सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है लाइन बामर सीरीज के लिए। तो बामर सीरीज मतलब हम लोग हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम मतलब Z का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो E3 माइनस E2 में वैल्यू डालते हैं, ये मेरा कितना हो जाएगा, -RH इंटू 1²/3² माइनस ऑफ -RH इंटू 1²/2²। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये मान लो RH अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/9। और ये मेरा डेल्टा ई के बराबर है कि नहीं, और यही डेल्टा ई मेरा क्या आता है, जिससे यही जो एनर्जी मेरी निकलेगी, यही एनर्जी मेरे किस फॉर्म में निकलेगी, बेसिकली जब ये ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रहा होगा या जो एनर्जी बाहर निकल रहा होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो मेरा डेल्टा ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू hc/λ। तो यहाँ से मेरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, RH/hc इंटू 1/4 माइनस 1/9। थोड़ा सा अब फिर से इसमें बात आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो रफ कैलकुलेशन करो, क्योंकि ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखो, 546, 656। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन पास पास है, तो थोड़ा कैलकुलेशन हमें एक्यूरेटली करना पड़ेगा, ठीक है।
तो थोड़ा हम लोग संभल के कैलकुलेशन करते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि कहाँ तक आंसर तक पहुँचते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया मेरा सॉल्व करने पे, 1/λ इज इक्वल टू RH/HC, और ये मेरा कितना हो जाएगा 9 - 4/36। इसका मतलब लैम्डा मेरा कितना हो जाएगा H/C/RH इंटू कितना हो जाएगा 9 - 36/5। रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने बेसिकली। तो ये लैम्डा किस में आएगा, मेरा मीटर में आएगा। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 10⁹ करेंगे। 10⁹ करेंगे तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा। तो इतना नैनोमीटर। अब वैल्यू डाल के कैलकुलेट करते तो ये h कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34। c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। RH का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁹। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 3/2.18 इंटू 10⁻34 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 18। तो अगर इसको पहले हम लोग 10 के पावर को सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये मेरा कितना आ जाएगा बताओ तो फटाफट। तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 18 और 9 27, 27 और 8 कितना 35। 35 में से 34 अगर हम लोग हटा देंगे तो कितना आएगा सॉल्व करके, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा मेरा 10⁻1। तो ये पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करने पे 10⁻1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.18 मतलब क्या हो गया 2.2 हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर मेरा ये 2.2 हुआ तो 2.2 में से 6 कितनी बार में जाएगा, 2.2 से 6 मेरा जाएगा एग्जैक्टली 3 बार में। ठीक है, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है कि नहीं होता है बोलो। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये लगभग 9 आ जाएगा। अच्छा ऊपर मैंने कुछ छोड़ा है ध्यान दो, यहाँ पे मैंने 36/5 तो छोड़ ही दिया, तो इंटू 36/5 भी है और यहाँ पे भी इंटू 36/5 आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको रफली कैलकुलेट करेंगे इंटू 10⁻1 अलग से है, तो ये 5 से 10⁻1 तो 2 बार में चला जाएगा भाई। तो 36 इंटू 2 कितना होता है मेरा, 36 इंटू 2 होता है मेरा 72, और 72 इंटू 9 कितना हो जाएगा बेसिकली 9 × 2 = 18 होता है 8, तो लास्ट में हमारा कुछ 8 के आसपास आना चाहिए था। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 658 के आसपास आएगा आंसर, 658 नैनोमीटर के आसपास। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे 658 के आसपास कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो हमें ऑप्शन दिखेगा 656 नैनोमीटर। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा 656 नैनोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे बस कैलकुलेशन का दिक्कत था। और देखो ये सवाल भी कब आया है हमारा, ये सवाल आया 1996 में। तो बात समझो, पहले जो पेपर आता था ना वो सब्जेक्टिव पेपर आता था, लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। तो इतना लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। इतना लेंदी कैलकुलेशन जहाँ इतना क्लोज ऑप्शन हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कतई नहीं आएगा। ठीक है, पर अगर आपको तब भी करना हो तो कैलकुलेशन आप लोग इस तरीके से एक अप्रॉक्सीमेट तरीके से करके आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। चलो, तो आज हमने जो भी पढ़ा इस लेक्चर का नोट्स आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नीट के, फिर इसके बाद हम लोग जेई के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको साइड में कार्ड में रखा हुआ आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा लेक्चर देखना है थ्योरी, तो आपको उसका लिंक भी साइड के कार्ड्स में दिख जाएगा, तो आप उसको यूज़ करना, लेक्चर पढ़ना और फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करना। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।